गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 5 दिसंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा हाउ एमपीज क्वेश्चन आर अलाउड एंड डिसअलाउड। तो राज्यसभा लोकसभा में कैसे जो कोई एमपी होता है तो कैसे वो सवाल जो है पूछ सकता है, कैसे उसके क्वेश्चन को अलाउ किया जाता है, कैसे अलाउ नहीं किया जाता है, किस आधार पे। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में कि एक प्राइवेट मेंबर क्या होता है और जो उसके द्वारा बिल पेश किया जाता है वो क्या होता है। और उसके बाद डिस्कस करेंगे डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में देखिए एक नया स्टेट बनाने की बात चल रही है, उसके बारे में देखेंगे। और सेंट फ्रांसिस जेवियर कौन थे, इनके बारे में जानेंगे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2021 का, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। और लेसर फ्लोरिकन जो कि एक स्पीसीज़ है बर्ड की, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसी की कैटेगरी में आता है, ये भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है कि कैसे एमपी को क्वेश्चन करने के लिए अलाउ किया जाता है या कैसे उनको डिसअलाउ किया जाता है। तो अगर हम पार्लियामेंट का कुछ सेशन देखें तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो अपोजिशन के लीडर्स वगैरह हैं, जो विरोधी दल के जो नेता हैं जो विरोधी दल के, तो उनको सवाल पूछने से जो है एक तरह से मना कर दिया जा रहा है। वो सवाल जो है क्वेश्चन जो है पूछ नहीं पा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कि किस कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, किस कैटेगरीज के सवाल जो हैं वो होते हैं। तो पहले होते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब हुआ कि मीन्स अगर वो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका एक ओरल आंसर देना होगा। ठीक है, नॉर्मली जैसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसका एक जो है ओरल मीन्स ऐसे केवल बोल के ही जवाब देना होगा, लिखित में नहीं देना होगा। और ऐसा जो क्वेश्चन होगा इज़ डिस्टिंग्विश बाय द एमपी विद एन एस्टेरिस्क। तो देखिए उसको नोट करने के लिए एस्टेरिस्क मतलब एक स्टार होता है, तो एक स्टार की तरह जो है वो बनाना डिनोट करना पड़ेगा कि मीन्स जो भी स्टार्टेड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि जिनका आपको एक लिखित उत्तर नहीं चाहिए, सिर्फ एक मौखिक उत्तर चाहिए, तो वहाँ पे ये स्टार्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, द आंसर कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम मेंबर। और इस आंसर के बाद जो है अगर वो चाहे तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वही पूछा जा सकता है। कि मान लीजिए अगर वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं और एक एमपी जो है जिससे पूछा गया सवाल वो जवाब देता है, तो वो उसके एवज में जो है वो दोबारा से सवाल पूछ सकता है। दूसरे होते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चंस। तो जिसमें एक अगर एमपी सवाल पूछ रहा है तो उसको लिखित जवाब चाहिए होता है, मीन जो भी सवाल पूछा गया है उसका रिटन आंसर चाहिए, विच इज़ डीम्ड टू बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस बाय द कंसर्न मिनिस्टर। और उसको हाउस में जो है वो लिखित जवाब वो पेश करना पड़ेगा। एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। दीज आर ऑन एन अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मीन्स जहाँ पे एक तरह से पब्लिक पीस का वॉयलेशन हो रहा है या कोई भी ऐसा जो कि लोगों के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो अर्जेंट मैटर है, तो वहाँ पे ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे एक ओरल आंसर होता है। ठीक है, एक केवल मौखिक आंसर दिया जाता है, लिखित में नहीं। ए नोटिस लेस देन 10 days। तो यहाँ पे जो नोटिस दी जाती है सवाल पूछने से पहले, तो 10 दिन से कम, 10 दिन के लगभग में जो है नोटिस देना पड़ता है। इज़ प्रिस्क्राइब एज द मिनिमम पीरियड फॉर आस्किंग सच ए क्वेश्चन। तो ऐसा अगर आपको शॉर्ट नोटिस वाला क्वेश्चन पूछना है तो आपको कम से कम जो है 10 दिन के लमसम में आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा ये क्वेश्चन है। और जो बात करते हैं कि प्राइवेट मेंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, तो जो रूल 40 है हमारे लोकसभा का, रूल 40 और रूल 48 ऑफ राज्यसभा, तो वो ये कहता है कि एक क्वेश्चन कैन बी एड्रेस टू ए प्राइवेट मेंबर। ठीक है, कि प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी एक क्वेश्चन को एड्रेस किया जा सकता है या जवाब दिया जा सकता है। सच क्वेश्चन डील विद द सब्जेक्ट रिलेटिंग टू सम बिल। और ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो किसी बिल, किसी रेजोल्यूशन से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी जिम्मेदारी उस पर्सन की है, तो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अब एक सवाल जो है कब पूछा जाता है, तो ये सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन आवर में। तो देखिए दोनों हाउसेज में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो जो पहली बैठक होती है, जो पहली बैठक में क्या होता है कि जो पहला आवर होता है, जो स्टार्टिंग का जो आवर होता है फर्स्ट आवर, उसको हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। तो वो टाइम होता है क्वेश्चन पूछने का। और एक दिन में केवल 175 यानी 175 क्वेश्चन ही जो हैं वो पूछे जा सकते हैं एक दिन में। इसकी लिमिट है 175 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, जिसमें जो 15 क्वेश्चन होंगे वो मौखिक होंगे। ठीक है, उसका मौखिक उत्तर चाहिए। और मान लीजिए किसी क्वेश्चन को पोस्टपोन किया गया है एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में, तो उसका रिटर्न आंसर्स दिया जा सकता है। और उसके अलावा जो 15 क्वेश्चन होंगे वो प्रेसिडेंट रूल से संबंधित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे किसी सवाल को एडमिट किया जाता है। ठीक है, कि कैसे किसी सवाल को एक्सेप्ट किया जाता है।
तो देखिए दोनों हाउसेज में इलेक्टेड मेंबर एंजॉय द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो जो चुने गए सदस्य हैं जिनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है उनके पास ये अधिकार है कि जो भी वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं वो या जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और राज्यसभा चेयरमैन और द लोकसभा स्पीकर हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए क्वेश्चन और ए पार्ट is not admissible under the norms of the house and disallow any question or a part। तो देखिए राज्यसभा में चेयरमैन के पास ये पावर है और लोकसभा में स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये सवाल लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, या इस सवाल का कुछ भाग, ठीक है, मान लीजिए पूरा सवाल नहीं, सवाल का कुछ भाग भी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये डिसाइड करने का काम अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन करेगा और अगर लोकसभा है तो ये काम स्पीकर करेगा। यूजुअली MPs क्वेश्चन फ्रॉम ए लॉन्ग लिस्ट विच देन गो थ्रू ए रिगरस प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस। तो देखिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है क्वेश्चन के क्लियरेंस का, जब उनको क्लियरेंस मिल जाता है उसके बाद ही उनका सवाल जो है वो एक तरह से हाउस में आता है। वंस ए क्वेश्चन दैट फुलफिल द कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी इज रिसीव्ड, जब भी एक सवाल अपने जो भी कंडीशंस हैं उसके लिए उस कंडीशन को जब फुलफिल करता है तभी उसको एडमिट किया जाता है। और जो सेक्रेटरीट होता है वो क्या करता है कि उसको सेंड करता है, जो भी जिस मिनिस्ट्री से भी संबंधित वो क्वेश्चन होगा तो जो भी सेक्रेटरीट होगा वो उसको सेंड कर देगा, आगे बढ़ा देगा। और उसके बाद एक बार जब वो फैक्ट्स मिनिस्ट्री के बाद जब रिसीव कर लिए जाते हैं तो उसके बाद उस क्वेश्चन को जो है एग्जामिन किया जाता है कि हाँ ये एडमिट करने लायक है कि नहीं है। ए फाइनल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज सर्कुलेटेड टू मिनिस्टर्स, उसके बाद एक क्वेश्चन की फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है और मिनिस्टर्स को सर्कुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ विच दे फ्रेम द आंसर्स, और उसके बाद उसी आधार पे है जो है वो अपने आंसर्स को फ्रेम करते हैं। बात करते हैं आंसरिंग द क्वेश्चंस के बारे में। तो फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। तो देखिए जवाब देने के लिए जो है मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को जो है 5 भागों में बांटा गया है और इसके लिए अलग अलग दिन जो है डिसाइड किया जाता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो अलग अलग जो है पार्ट, इसे जो फर्स्ट ग्रुप है वो मंडे को उसका अलॉटमेंट है, ट्यूसडे को सेकंड ग्रुप, वेंसडे को थर्ड, ऐसे ही करके। द ग्रुपिंग हैज़ बीन डन इन सच वे दैट ईच मिनिस्टर हैज़ टू फिक्स डे इन द वीक फॉर ए आंसरिंग क्वेश्चन। तो देखिए हर मिनिस्टर का जो है एक दिन आता है, राज्यसभा में एक दिन वो उनको क्वेश्चन को जो है एक तरह से एड्रेस करना होगा, जवाब देना होगा उसका। उसके बाद एक दिन जो है लोकसभा में उनके लिए फ़िक्स किया जाता है। और बात करें तो किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो राज्यसभा में देख लेते हैं। द क्वेश्चन शैल बी पॉइंटेड स्पेसिफिक एंड कन्फाइंड टू वन इशू ओनली। तो जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए और किसी एक मुद्दे से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। इट शैल बी ब्रिंग इन एनी नेम और स्टेटमेंट नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू मेक द क्वेश्चन इंटेलिजिबल। और ऐसा नहीं है कि किसी का नाम उस क्वेश्चन में आए, क्या कोई स्टेटमेंट कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नेसेसरी नहीं है उस चीज़ पे, ठीक है। तो इट शैल नॉट ब्रिंग इन एनी नेम और स्टेटमेंट नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू मेक द क्वेश्चन इंटेलिजिबल। तो उसमें ज़रूरी नहीं है किसी का नाम या स्टेटमेंट ही दे के ही सवाल पूछा जाए, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इफ़ इट कंटेन्स ए स्टेटमेंट, अगर मान ली उसमें कोई स्टेटमेंट है तो मेंबर शैल मेक हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट के लिए जो है वो सदस्य जिसके द्वारा सवाल पूछा गया है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। इट शैल नॉट कंटेन आर्गूमेंट्स, उसमें आर्गूमेंट्स नहीं होने चाहिए, इन्फ्लुएंसेस नहीं होने चाहिए, आयरॉनिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इम्प्यूटेशंस, एपिथेट्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। मीन्स ऐसा कोई स्टेटमेंट ना हो जिससे किसी और को नीचा दिखाया जा रहा हो या किसी की बुराई की जा रही हो, तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट्स है वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जा सकते हैं। बात करें तो लोकसभा की, तो लोकसभा में देखिए मेनली जो है 2 तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेटिव हों, जिनका जवाब जो है वो पहले दिया जा चुका है हाउस में, और अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जो कि कोर्ट ऑफ में पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, जजमेंट में पेंडिंग चल रहा है, या कोई ऐसा मैटर है जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पेंडिंग चल रहा है या कंसिडरेशन के लिए गया हुआ है, तो उससे संबंधित जो सवाल होंगे वो नहीं पूछे जा सकते लोकसभा में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्राइवेट मेंबर बिल। तो देखिए रिसेंटली जो कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है मूव किया है लोकसभा में, और उन्होंने कहा है कि एक इस्टेब्लिशमेंट किया जाए परमानेंट बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट एंड स्टेट कैपिटल। तो सभी स्टेट के कैपिटल में जो है एक परमानेंट बेंच जो है हाई कोर्ट की, उसकी स्थापना किया जाए। तो देखिए करीब करीब जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो लोकसभा में 2 साल के बाद जो है 2 साल के गैप के बाद ये बिल मूव किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट्स एज स्टेट कैपिटल बिल हैड बीन पेंडिंग सिंस 2019। 2019 से जो है ये बिल जो है पेंडिंग चल रहा था,
और करीब करीब देखेंगे तो 153 प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए फ्राइडे को। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बाकी दिन नहीं, ठीक है। तो बाकी दिन जो भी अदर मिनिस्टर्स होंगे, तो देखिए प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते, ठीक है। मीन्स प्राइवेट मेंबर जो भी होंगे, ठीक है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होंगे लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे जो भी वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई, तो जो भी डिफरेंस मिनिस्ट्रीज़ हैं तो वो उसके मिनिस्टर नहीं होंगे। एक जो नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं, तो उन्हीं को हम प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, ठीक है, जिनके पास किसी मिनिस्ट्री का पावर जो है वो नहीं है, तो वो एक प्राइवेट मेंबर है। जैसे शशि थरूर है, कांग्रेस लीडर ये हैं, तो उनके पास कोई अभी मिनिस्ट्री का पावर तो है नहीं, कोई मिनिस्ट्री इनके अंडर है नहीं, तो ये एक प्राइवेट मेंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो प्राइवेट मेंबर सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन ही बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बिल और इंट्रोड्यूस किए गए, इंक्लूडिंग कंपल्सरी टीचिंग ऑफ भगवद गीता इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो भगवद गीता को जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं तो उसमें कंपल्सरी कर दिया जाए पढ़ाने के लिए। तो इससे संबंधित भी जो बिल है वो पेश किया गया है। करीब करीब 153 प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया है। द पर्पज़ ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल इज़ टू ड्रॉ द गवर्नमेंट अटेंशन। देखिए जो मेनली जो पर्पज़ होता है प्राइवेट मेंबर बिल का, ताकि सरकार का जो एक अटेंशन है, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं या ऐसे मुद्दे जिन पे सरकार का ध्यान नहीं गया है, तो ऐसे मुद्दे पे सरकार का ध्यान ले आया जा सके, इसलिए ये प्रोविज़न रखा गया है हमारे संविधान में कि एक प्राइवेट मेंबर भी जो है वो शुक्रवार के दिन वो बिल जो है पेश कर सकता है। इट्स ड्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न। अब देखिए जब अगर वो बिल पास हो जाता है तो उसकी जो ड्राफ्टिंग का जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उसी मेंबर की होगी जिसके द्वारा उस बिल को पेश किया गया है। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 मंथ नोटिस। और अगर आपको हाउस में उसको इंट्रोड्यूस करना है बिल को, तो आपको 1 महीने पहले, जो प्राइवेट मेंबर होंगे उनको 1 महीने पहले की नोटिस देनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको नोटिस नहीं देना है, लेकिन अगर प्राइवेट मेंबर वही बिल इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उनको 1 महीने पहले नोटिस देना होगा कि हाँ हम ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं कैन बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ऑन एनी डे। देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए वो कभी भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और कभी भी डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो इंट्रोड्यूस और डिस्कस दोनों, ये चीज़ दोनों जो चीज़ें होंगी वो फ्राइडे को ही होंगी। फ्राइडे को ही वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फ्राइडे को ही उसके बारे में डिस्कशन होगी, बाकी और किसी दिन नहीं होगी। अगर मान लीजिए अगर उस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब सरकार को अपने पद से एक तरह सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा कोई कोई बिल पेश किया गया, ठीक है, और वो पास नहीं होता है, तो ये माना जाता है कि एक तरह से कॉन्फिडेंस जो है हाउस का वो नहीं है, ठीक है। मीन्स तो वहाँ क्या होगा कि पीएम को रिज़ाइन करना पड़ेगा अपने पद से, क्योंकि जब कैबिनेट मिनिस्टर्स का जब बिल पास किया गया वो पास नहीं हुआ मान लीजिए राज्यसभा से, तो ये माना जाता है कि एक तरह से जो मेजॉरिटी है वो उनके सपोर्ट में नहीं है। तो जब मेजॉरिटी ही सपोर्ट में नहीं है तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा, और कॉन्फिडेंस उनको अगर मिल जाता है तो ठीक है, वो नहीं मिलता है सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मीन्स ये हुआ कि अगर मान लीजिए उसी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी उनका बिल रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस समय उनको अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं, जो सरकार होगी उसको अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देना है, पीएम को रिज़ाइन नहीं करना है। अपॉन कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन द मेंबर piloting the bill can either withdraw its on request of the minister concerned or he may choose to press ahead with the passage। तो देखिए अगर जब डिस्कशन चल रहा है तो अगर वो में अगर चाहे वो संबंध जिसने वो बिल जारी मीन्स जो पेश किया है बिल, अगर वो चाहे तो एक तरह से अपने कुछ जो है उस बिल को विड्रॉ भी कर सकता है, तो वो चीज़ या उसको आगे भी बढ़ा सकता है, जैसा भी उसका मन हो वैसा कर सकता है। देखिए आखिरी बार जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो दोनों हाउसेस के द्वारा 1970 में जो है पास किया गया था, और वो बिल था सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलेट जुरिडिक्शन बिल 1968। तो जो अभी तक प्राइवेट मेंबर बिल जो लास्ट पास हुआ है वो 1970 में हुआ, उसके बाद कोई भी बिल प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा डिमांड फॉर ग्रेटर ट्राइबलैंड इन त्रिपुरा। तो देखिए त्रिपुरा के द्वारा जो है एक नया स्टेट जो है ट्राइबलैंड बनाने की बात की जा रही है कि हमको जो है एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के लोग हैं वही रहेंगे उस रीजन में। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं।
तो जो विरोध कर रहे हैं वो एक सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं ट्रिपल लैंड की फॉर इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जो कुछ जनजाति के लोग जो हैं वो रहते हैं, तो ऐसी कम्युनिटीज़ जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक अपना ट्रिपल लैंड जो है वो अलग चाहिए त्रिपुरा से। दे वॉन्ट द सेंटर टू कार्व आउट अ सेपरेट स्टेट। और मांग उनकी ये है कि आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ करके एक हमको नया स्टेट, सेपरेट स्टेट जो है बना के दिया जाए। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड envisage a situation in which the entire Tripura tribal area autonomous district council area will be a separate state। तो और ये कहा गया कि ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंतर्गत जो है वो त्रिपुरा जो होगा, त्रिपुरा लैंड जो होगा वो एक सेपरेट स्टेट होगा, त्रिपुरा से अलग हटके होगा। इट ऑल्सो प्रपोज डेडिकेट्स बॉडीज टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द त्रिपुरीज एंड अदर ओरिजिनल कम्युनिटीज़ लिविंग आउटसाइड त्रिपुरा। तो देखिए जो वहाँ पे त्रिपुरीज लोग रह रहे हैं या कुछ आसपास के इलाकों में जो रह रहे हैं, तो जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ से जो बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों की डिमांड है कि हमको अपना एक अलग जो है वो स्टेट बना के दिया जाए, ताकि जो है हम एक तरह से जो अलग मीन्स जो इंडिजिनियस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर रह सकें। अब देखिए अगर संविधान के प्रोविजंस के बारे में बात करें तो आर्टिकल 2 और 3 बात करता है अगर स्टेट को बनाना है या स्टेट का नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करना है उससे संबंध में। तो आर्टिकल 2 ऑफ द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की, मीन्स नए स्टेट जोड़ने की या नया स्टेट बनाने की। ठीक है, इन दोनों की बात जो है आर्टिकल 2 करता है। तो संसद चाहे मीन्स पार्लियामेंट चाहे तो एक कानून बना के जो है वो नए स्टेट का निर्माण कर सकता है। तो और जो भी उससे नियम कानून संबंधित होंगे वो संसद ही डिसाइड करेगा। तो संसद के पास, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 2 का यूज़ करके वो किसी नए स्टेट्स को एक तरह से एडमिट भी कर सकता है, अपने में जोड़ सकता है, या तो नया स्टेट जो है एक स्टेट को तोड़ करके दूसरा स्टेट जो है बना सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश का टूट के बना है उत्तराखंड और बिहार का टूट के बना है झारखंड, तो वैसे ही नया स्टेट बनाने का जो पावर है वो आर्टिकल 2 में आता है। आर्टिकल 3 में आता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो पार्लियामेंट के को जो है आर्टिकल 3 ये पावर देता है संसद को कि एक तरह से जो भी नए स्टेट्स बनाना है उसके एरिया की बात होगी कि कहाँ तक उस स्टेट का एरिया होगा, कहाँ तक बाउंड्री है उस स्टेट की, और उस स्टेट का जो है वो नाम क्या होगा। तो ये चाहे तो संसद तय कर सकता है अंडर आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 और 3 संसद को ये पावर देते हैं। 2 कहता है कि नया स्टेट का निर्माण इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है, और बाउंड्री वगैरह जो डिसाइड करने का नाम है या जो स्टेट का नाम डिसाइड करने की चीज़ें हैं वो जो है पार्लियामेंट के पास ये पावर है। अब देखिए जो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है, तो आर्टिकल 2 में या 3 में जो भी चेंजेस किए जाएंगे ये आर्टिकल 4 हमारा ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे वो आर्टिकल 368 में नहीं आएंगे। ठीक है, मीन्स 368 बात करता है अमेंडमेंट की बात करता है आर्टिकल 368 की। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस कर रहे हैं, मीन्स हम किसी नया स्टेट बना रहे हैं, उसका नाम बदल रहे हैं, बाउंड्री वगैरह ये सारे चेंजेस कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल 4 ये कहता है कि वो आर्टिकल 368 में नहीं आएगा। मीन्स एक नॉर्मल लॉ बना के भी हम उसको पास कर सकते हैं, यहाँ हमको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको नया स्टेट बनाना है तो हमको आर्टिकल 368 का पावर यूज़ नहीं करना है, सिंपली आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे तो वो आर्टिकल 368 में नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कि डिमांड कैसे ओरिजिनेट हो रही है। तो देखिए त्रिपुरा जो था पहले स्टार्टिंग में वो माणिक्य डायनेस्टी थी, माणिक्य वंश के लोगों के द्वारा वो रूल किया जाता था 13वीं शताब्दी के आसपास में। और बाद में 15 अक्टूबर 1949 को क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जो है भारत सरकार के द्वारा जो है त्रिपुरा को इंडिया में जो है मिला लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कुछ डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में। तो देखिए there is an anxiety among the indigenous communities in connection with the changes in the demographics of the state due to the displacement from the erstwhile East Pakistan। तो ईस्ट पाकिस्तान से भी जो है इसका विभाजन हो गया रहता है, अलग हो गया रहता है, तो उसकी वजह से भी जो है इसमें कुछ डेमोग्राफिक जो चेंजेस हैं वो आए रहते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो 1881 में 1881 के आसपास जो है 63.77% जो है पॉपुलेशन थी यहाँ ट्राइबल्स की, लेकिन वही 2011 में हमें सिर्फ 31.80% जो है देखने को मिल रही है। उसके अलावा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है।
कि जो भी इंसर्जेंसी है, और उसके अलावा क्योंकि देखिए बांग्लादेश के साथ जो त्रिपुरा है वो 860 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री जो है शेयर करता है। तो इसीलिए हमको जो अगल बगल के आसपास के लोग हैं उनके साथ एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो देखने को हमें मिलता है। तो इसीलिए डिमांड की जा रही है कि एक नया जो ट्रिपुरा लैंड जो है, त्रिपुरा लैंड स्टेट बना के, त्रिपुरा से अलग स्टेट बना के इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो हैं, जो भी ट्राइबल्स हैं, उनको दे देना चाहिए। अब बात करते हैं कि व्हाट हैज़ बीन डन टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, कि देखिए इनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए क्या किया गया है। तो देखिए जो हमारा त्रिपुरा, ये ट्राइबल त्रिपुरा एडमिन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको बनाया गया था अंडर 6th शेड्यूल टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड सिक्योर द राइट एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। तो जो हमारी संविधान की जो 6वीं अनुसूची है, 6th शेड्यूल है, उसके अंडर जो है ट्राइबल त्रिपुरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो है गठन किया गया था, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनके राइट को जो प्रोटेक्ट किया सके और उनका जो कल्चर है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। और इसके खुद के पास जो है अपनी एक लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, और स्टेट का जो है मीन्स जो ये ट्राइबल त्रिपुरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये पूरे स्टेट का करीब करीब 2/3 जो है एरिया, जोग्राफिकल एरिया वो कवर करता है। बात कर लेते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है। तो जो 6वीं अनुसूची हमारे संविधान की 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन विच हैव बीन गिवन ऑटोनॉमी विद द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो उनके एक तरह से अपने पास खुद के अधिकार होते हैं कि जो भी नियम कानून हैं वो अपने खुद के बना सकते हैं, जो भी उनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी, अपने खुद की जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी। ठीक है, तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं तो उनको ये प्रेफरेंस जो है वो दिया जाता है। मोस्ट ऑफ दीज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो देखिए ज़्यादातर जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सारे स्टेट जो मिलेंगे आपको, सबके पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलेगा। लेकिन 2 जो हैं वो लद्दाख में भी हैं, रीजन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडियाज़ यूनियन टेरिटरी, जो कि हमारी ही एक यूनियन टेरिटरी है। देखिए 10 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं इन आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जो कि बनाए गए थे अंडर 6th शेड्यूल विद द रेस्ट बीइंग फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ अदर लेजिस्लेशन। तो केवल देखिए आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को जो है 6th शेड्यूल के अंदर बनाया गया है, और बाकी जो है वो अलग लॉ से बने हुए हैं। तो देखिए अंडर द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन मेक लॉ, रूल्स, रेगुलेशन इन द फॉलोइंग एरियाज। तो देखिए कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ वो खुद के अपने नियम कानून वगैरह जो है, रेगुलेशन जो भी हैं वो बना सकते हैं। जैसे भूमि से संबंधित कोई मैटर है, या जंगल से संबंधित है, या पानी से संबंधित हो गया, या एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन से संबंधित है, और विलेज काउंसिल जो होता है, विलेज काउंसिल का गठन करने से संबंधित कोई मैटर हो गया, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन और विलेज एंड टाउन लेवल प्लानिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेडिशनल चीफ्स एंड हेडमैन, ठीक है, जो मुखिया वगैरह होंगे वहाँ के, और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मींस प्रॉपर्टी किसको जाएगी। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग के यहाँ एक तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन वहाँ कहीं कहीं हमको मैट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है। जैसे क्या होता है कि वहाँ लैंड जो है वो हेड जो होती है वहाँ की लेडी होती है, मदर लेड जो है वो हेड होती है, और उसके बाद उसकी लड़की को जो है वो लैंड मिलता है और लड़के को नहीं मिलता है। तो उससे अपोजिट होता है, जो भी पैट्रियार्कल सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है, पितृसत्ता जो जिसको हम बोलते हैं, तो उससे हट के जो है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी वहाँ फॉलो करते हैं कई जो ट्राइबल्स लोग हैं वो। तो उनके अपने कानून हैं, और मैरिज या डाइवोर्स से संबंधित जो कानून है वो बना सकते हैं। अपने जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, सोशल कस्टम्स, उससे संबंधित कानून बना सकते हैं। मनी लेंडिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है, तो मनी से संबंधित, व्यापार करने से संबंधित, ट्रेड करने से संबंधित जो कानून हैं वो इनके द्वारा खुद के अपने कानून जो है बनाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनका यहाँ पे जो आईपीसी सीआरपीसी जो है वो पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं करता, इनके अपने खुद के कानून होते हैं। अब बात कर लेते हैं जुडिशियल पावर्स के बारे में। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है पावर टू फॉर्म कोर्ट्स, इनके पास अधिकार है कि अपना खुद का जो है कोर्ट बना सकें टू हियर केसेस वेयर बोथ पार्टीज आर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द मैक्सिमम सेंटेंस लेस देन 5 ईयर इन प्रिजन। तो इसमें जो मैक्सिमम इसमें सज़ा है, मीन्स ये इनके पास अधिकार है कि अपना खुद का जो कोर्ट वगैरह है वो बना सकते हैं, और सुनवाई वगैरह भी कर सकते हैं, और जो सज़ा है वो 5 साल की है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही सज़ा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बात करें टैक्सेशन और रेवेन्यू की, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है पावर टू लिवाई टैक्सेस भी लगा सकते हैं, फीस हो गया, टोल्स हो गया, बिल्डिंग एंड लैंड एनिमल व्हीकल बोट एंट्री टू गुड्स इन द एरिया, रोड्स, फेरीज, ब्रिजेस, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम और जनरल टैक्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स एंड रोड्स। तो जो भी रोड्स वगैरह के मेंटेनेंस का काम है या स्कूल के मेंटेनेंस का काम है, तो उसके लिए जो है ये लोगों से टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में कि कौन थे। तो रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गोवा के लोगों को एक बधाई दी है, क्योंकि सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो है वो जन्मदिवस है। उसी के अवसर पे हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बधाई दी गई। तो देखिए सेंट जेवियर फ्रांसिस जो थे वो एक कैथोलिक मिशनरी थे, एक सेंट थे, जो कि सोसाइटी ऑफ जीसस के को फाउंडर भी थे, ठीक है। और उसके अलावा इनका जन्म देखेंगे तो ये जेवियर में इनका जन्म हुआ किंगडम ऑफ नवारे, जो कि इस समय स्पेन में है। और उसके अलावा ये इग्नेशियस ऑफ लोयला के कंपेनियन यानी साथी भी थे, जो कि वन ऑफ द 7 जीसस में से आते हैं। उसके अलावा ही लेड एन एक्सटेंसिव मिशन इनटू एशिया। एशिया में इन्होंने अपने क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए जो है वो अपना मिशन जो है शुरू किया। और मेनली जो है पोर्चुगीज़ जो एम्पायर था एंड वाज इन्फ्लुएंशियल इन इवेंजलाइजेशन वर्क मोस्ट प्रोबेबली इन इंडिया। उसके बाद में जो है वो इंडिया आ जाते हैं, गोवा में। इनके वर्क के बारे में देखें तो देखिए जो किंग ऑफ पोर्चुगल रहते हैं, तो किंग ऑफ पोर्चुगल से ये एक मिनिस्टर मांगते हैं, और उसके बाद ये एक तरह से आ जाते हैं गोवा में क्रिश्चियनिटी को फैलाने, क्रिश्चियनिटी को जो है स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। और ये पहले क्रिश्चियन मिशनरी थे जो कि जापान गए, बोर्नियो गए, हाँ, मलाकू आइलैंड पहुँचे और आसपास के एरियाज़ में गए। तो ये जापान, बोर्नियो, मलाकू आइलैंड पहुँचने वाले ये पहले क्रिश्चियन मिशनरी रहे। इन दोज एरिया स्ट्रगलिंग टू लर्न द लोकल लैंग्वेज। देखिए लोकल लैंग्वेज वहाँ की न जानने के कारण जो है इनको बहुत अपोजिशनों का सामना करना पड़ा, और जितनी सक्सेस इनको इंडिया में मिली थी उतनी सक्सेस इनको बाकी देशों में नहीं मिल पाती है। जेवियर वॉज अबाउट टू एक्सटेंड हिज मिशनरी प्रीचिंग टू चाइना, और चाइना में अपना ये क्रिश्चियनिटी फैलाने जाने वाले थे, लेकिन ये शैंगचुआन आइलैंड पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो मृत शरीर है अभी भी आपको गोवा के एक चर्च में जो है देखने को मिलेगा। नोन एज द अपोस्टल ऑफ द इंडीज़, इनको अपोस्टल ऑफ इंडीज़ या अपोस्टल ऑफ जापानी बोलते हैं। ही इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरीज सिंस पॉल द अपोस्टल। तो पॉल द अपोस्टल के बाद जो है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरीज माने जाते हैं। बात कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो देखिए इंडिया का स्कोर है 27.5 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में, और 116 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक है 101। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। तो देखिए एक ये एनुअल इंडेक्स जो है हंगर के ऊपर है, जो जारी किया जाता है वर्ल्ड हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। हंगर को ट्रैक करने के लिए नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे ट्रैक करने के लिए काम करता है। मेनली ये 4 पैरामीटर्स का यूज़ करता है कैलकुलेट करने के लिए स्कोर को। पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो देखिए जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन, तो इन तीनों के डाटा जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और इन WHO, वर्ल्ड बैंक और UN का डाटा को यूज़ करके ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। ऑल दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ फ्रॉम नेशनल डाटा, और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं WHO, वर्ल्ड बैंक और UN, ये डाटा कहाँ से लेता है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से डाटा जो है वो उठाता है, और इसके बाद इनके पास डाटा गया, और यहाँ से जो है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ जो है इसको यहाँ से डाटा ले करके तब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी करते हैं। देखिए और ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो इंडिया की ट्रू पिक्चर को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंडेक्स में जो है वो कमियां देखने को मिल रही हैं। इस शुड नॉट बी टेकन एट फेस वैल्यू एज इट इज़ नाइदर अप्रोप्रिएट नॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हंगर प्रेवलेंट इन कंट्री। आउटसाइड इज 4 इंडिकेटर्स। देखिए जो इसमें 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं हंगर को पहचानने के लिए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ अंडर नरिशमेंट ही है जो कि डायरेक्ट हंगर से मीन्स भूखमरी से रिलेटेड है, ठीक है, सिर्फ अंडर नरिशमेंट है। बाकी जो सारे इंडिकेटर्स हैं जैसे कि स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, ठीक है, तो ये संबंधित मान लीजिए सैनिटेशन, साफ़ सफाई हो गई, या जेनेटिक्स से संबंधित कह सकते हैं, और इन्वायरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इनटेक अपार्ट फ्रॉम हंगर विच इज़ टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटकम फैक्टर फॉर स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो जो 4 फैक्टर्स बताए गए हैं हंगर इंडेक्स में, उसमें से सिर्फ एक ही फैक्टर है जो हंगर से रिलेटेड है, बाकी जो चीज़ें हैं वो अदर से रिलेटेड हैं। और ऐसा कोई हार्डली ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है कि जो 4th इंडिकेटर है नेमली चाइल्ड मोर्टेलिटी इज़ एन आउटकम ऑफ हंगर, तो ये कहा जा सके जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो भी भुखमरी की वजह से होता है, तो इसका भी कोई इंडिकेटर हमें देखने को नहीं मिलता है। लास्ट में हम बात करेंगे लेसर फ्लोरिकन के बारे में। तो देखिए रिसेंटली क्या डिस्कवर किया गया कि लेसर फ्लोरिकन जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली बर्ड हो गई है
जिसने राजस्थान से लेके महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट तक की जो है डिस्टेंस कवर किया है। देखिए लेसर फ्लोरिकन को स्फियोडाइट्स इंडिकस भी बोलते हैं, और उसके अलावा इसको लिख या खरमोर भी बोलते हैं। ठीक है, खरमोर नाम से भी जाना जाता है। ये छोटी सी बर्ड है बस्टर्ड फैमिली की, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। जैसे ये जहाँ टॉल ग्रासलैंड वाला इलाका है वहाँ पे इनको देखने को हम इनको देख सकते हैं। और मेनली जो है मानसून का जो सीज़न होता है उस टाइम इनका जो ये ब्रीडिंग पीरियड होता है, तो उसी टाइम हमको ये ज़्यादा संख्या में देखने को मिलती हैं। जो मेल होता है वो ब्लैक कलर की होती है और उसमें वाइट तरह की जो है लाइनिंग देखने को मिलती है, और इनके जो हेड्स होते हैं वो इलोंगेटेड ऐसे लंबे हेड्स होते हैं। ठीक है, feathers दैट एक्सटेंड बिहाइंड द नेक। उसके अलावा ये जो पक्षी है ये नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के इलाके में पाया जाता है। समर के इलाके टाइम में हमें देखने को मिलता है, और जो भी विंटर का टाइम है तो विंटर के टाइम में हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, समर की अपेक्षा ये विंटर में हमें ज़्यादा दिखता है। और ओनली सिमिलर स्पीसीज इन बंगाल फ्लोरिकन विच इज़ लार्जर एंड लैक्स द वाइट थ्रोट कॉलर इन elongated फ्यूम्स। तो देखिए एक ही बंगाल फ्लोरिकन जो एक स्पीसीज़ है वो भी लगभग इसी के सिमिलर है, ऐसी ही है। इसको हम ह्यूगा बारबोसिस बेंगलानेसिस भी बोलते हैं। इसके कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो देखिए इसको शेड्यूल जो 1 है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, तो उसमें लेसर फ्लोरिकन को प्रोटेक्शन दी गई है, और इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है ऑफ IUCN लिस्ट। जो हमारा IUCN लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीसीज़ का, उसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। थ्रेट्स की बात करें तो हंटिंग का थ्रेट है, या इनका हैबिटेट जो है वो डिग्रेड कर रहा है उसका भी थ्रेट है। द स्पीसीज इज हाईली इंडेंजर्ड एंड ऑफिशियली हंटेड टू एक्सटेंशन इन सब पार्ट्स ऑफ द रेंज ऑफ पाकिस्तान। तो जैसे देखिए पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में भी इसकी हंटिंग वगैरह देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।